हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमने ये सर्च शुरू किया था जो यूपीपीसीएस मेंस के पीवाईक्यू से रिलेटेड था। ये शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है। इससे पहले हमने 2004 का पहला सेट सोल्व कर लिया था। उसके बाद हम 2004 का दूसरा सेट सोल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसमें नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रखूंगा। ये किस अधिवेशन में, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें किस अधिवेशन में गंगाधर तिलक जी ने स्वराज का अभिव्यक्त किया था। जहाँ पे किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। लखनऊ में यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण चरण जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार जी। 1916 के अधिवेशन में ही करमदल नरमदल आपस में जुड़ गए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में जुड़ गए थे। इसकी अध्यक्षता कौन थे? ये क्वेश्चन भी आता है कि 1916 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? अंबिकाचरण मजूमदार जी। और बाल गंगाधर तिलक और एनिवेशन को दोनों के प्रयासों से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया था। इसी लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा सिद्धाधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा की घोषणा की थी। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सिद्धार्थ भैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष, मतलब किस टाइम पे, मतलब कौन सा अधिवेशन था जिसमें वे अध्यक्ष बने थे? तो कौन सा था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इस टाइम पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा सा मतभेद हो गया था, क्योंकि गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सिद्धारमैया खड़े थे वहाँ पे वोटिंग के लिए और सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इसके पट्टाभी सिद्धारमैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी गांधी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने अपनी ये सीट छोड़ दी थी। तो फिर भी पट्टाभी सिद्धारमैया को नहीं बनाया गया। उसके बेस पे कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रोनोलॉजी का ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन 4 भी हैं और पीसीएस मेंस या आरओ मेंस या प्री की बात की जाए तो ये एक ही क्वेश्चन में ही आता है हमेशा क्रोनोलॉजी में। और ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें 1931 की है, लेकिन अगर आप मंथ वाइज भी छोड़े, अगर डेट वाइज अगर याद नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस है, तो इसको डेट वाइज याद करना ज़रूरी है। गांधी में समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था गांधी में समझौता? 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 19 मार्च 1931 में, 29 मार्च 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को पुनः पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 में। इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा लिया जाएगा। फर्स्ट आएगा गांधी में बीच समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। फांसी भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 में, कौन सी डेट को हुआ था? 19 मार्च को हुआ था। पुनः पैक्ट 26 सितंबर 1931 डेट के अकॉर्डिंग ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें से सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। कब किया था? नवंबर 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो जितने भी सारे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से पहले क्वेश्चन था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू जी। इसी अधिवेशन के दौरान ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कब की थी पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? और 31 दिसंबर की रात को 1929 में 31 दिसंबर की रात को आधी रात में रावी नदी के तट पर उन्होंने प्रसन्नता उल्लास के साथ जो तिरंगा फहराया और इसी ही दिन स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग से रिलेटेड नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बुक्स गिवन है। ये यहाँ पे राइटर का नाम दिया गया, किसने कौन सी बुक लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सम्मिलित सही है बताना है। अब्दुल कलाम आज़ाद की कौन सी बुक के निवेशक बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी। इसमें से कौन सा सही है? एनिवेशन की दोनों ही बुक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया बिकम्स फील्ड इंडिया मीन्स फ्रीडम का ही उन्होंने बुक लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से है। इसको बताना है कि कौन कौन से ईयर में हुआ था, क्रोनोलॉजी लगाना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। गृह शासन आंदोलन जिसको होम रूल आंदोलन कहा जाता है 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट है कि किसने ये स्टेटमेंट कहा था? किसने कहा था कि यदि भगवान आप इस प्रथा यानी कि अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान का दर्जा नहीं दूंगा, मतलब भगवान नहीं मानूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? किसने कहा था? ये के.एम. पाडेकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है। ये भी बुक से रिलेटेड है, नहीं बुक नहीं है, ये एक संस्थान है कि किसके द्वारा कौन सी संस्थान स्थापित किया गया। पहला है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशवचंद्र सेन ने। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। कौन सा? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके लेखक कौन थे? द सर्वेंट ऑफ लेखक नहीं, स्थापना किसने की थी? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1905 में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में 1905 में नहीं की थी। उन्होंने 1905 में बनारस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट। बंगाल कब इसको पब्लिश किया गया था? 1780 में। इसके राइटर कौन थे? संपादक राइटर जेम्स अगस्टस हिक्की थे। ये इनका नाम भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी ईयर में प्रकाशन हुआ था? 1780 में। ये भी पूछा गया था कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है पुनर्निर्माण एवं विकास अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल में किया था। ये करंट से रिलेटेड था उस टाइम पे, तो इसको सिर्फ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्गठन मिशन किसके द्वारा जोड़ा गया है? ये भी प्रीवियस ईयर में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षकों को सभी को उपलब्ध कराना किस ईयर में तक कराना था? 2010 से ही लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान करता है। नाबार्ड के बारे में कई बार क्वेश्चन हुए थे, इसी हिसाब से 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये किससे रिलेटेड नाबार्ड काम करता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ये सेबी करता है। सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज का है, इसके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया में जितने भी शेयर मार्केट से उनको रूल रेगुलेशन करता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। इसको कब दर्जा दिया था? इसको एक अध्यादेश द्वारा ही इसको वैधानिक दर्जा
प्रदान किया गया था। कब किया था? 30 जनवरी 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या? अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना। सही है। धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्रित करना, ये सारे कार्य इसका उद्देश्य है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का इस तीनों ही उद्देश्य है, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्रों की स्थापना किसके लिए किया गया है? निर्यात उद्योगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक पर्यायवाची से हुई या अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हुई? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? मीन्स बताना है कौन सा जो भी लक्षण है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा श्रम की न्यून कार्य क्षमता से रिलेटेड होगा, प्रति व्यक्ति आय जी निर्माण की होगा, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अवस्थापना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वच्छता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एग्रीकल्चर व्यापार और वाणिज्य कॉमर्स से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड RVR में कई 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। PCS प्री में तो बनते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से देखेंगे। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शुगर केन यानी कि गन्ना का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में पहले भी हुआ करता था उस टाइम पे, जो 2004 में का पेपर उस टाइम पे हुआ था। अभी भी इस टाइम पे भी होता है। वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु में कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में लोहांश की अधिकता के कारण इसका कलर क्या होता है? लाल होता है। और गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तमिलनाडु में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल के 4 उत्पादक राज्य, ये करंट से रिलेटेड है, हर साल ये बदलता रहता है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। क्या है? काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि, अब हम कारण पढ़ रहे हैं यानी रीजन पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्योंकि लगा सकते हैं। क्या है? इसमें नाइट्रोजन और तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट दोनों तो ठीक है, लेकिन ए जो है आर की व्याख्या नहीं करता, तो इसलिए सी ऑप्शन होगा इसका। सी नहीं, बी ऑप्शन है इसका। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ये कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये काली मिट्टी है, ये रेगुर मिट्टी कपासी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पूरा प्लेटू एरिया में पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और नर्मदा तापी के कुछ हिस्सों में मिट्टी में पाई जाती है। और इसमें मिट्टी में क्या पाया जाता है? लोहे और मैग्नीज के कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीज और कार्बोनेट का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सरल गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है वे कौन से है? जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वे कौन सी है? साहिवाल गाय, जो कि पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल, जैसे गंगा तीरी यूपी में पाई जाती है। जो गाय की नस्ल है गंगा तीरी यूपी में, हरियाणा में थापा पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस परागित फसल में संकर किस्में उगाई जाती है? मटर में। कौन सी है? संकर प्रजाति में उगाई जाती है मटर। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीवनोपार्जन का साधन, यानी कि लिविंग के लिए माना जाता है कि जीवन जीने के लिए कृषि किया जाता है, खाद्य पदार्थों के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल, ये मौसम के अकॉर्डिंग और ऋतुओं के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में फसलों को मुख्य 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद की फसल। रबी की फसलें कब से कब तक उगाई जाती हैं? ये अक्टूबर से मार्च तक की होती हैं। खरीफ की फसलें कब से कब तक की रहती है? जून से नवंबर तक। इसी कटाई जून में उसको लगाया जाता है, नवंबर में से कटाई कर ली जाती है। जायद जो कि रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है, ये अप्रैल से जून के मंथ में उगाई। जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सारे जो ज़्यादा फसल होती हैं ये इस जायद में आती है। रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, बसरी में। ये क्वेश्चन भी मतलब अलग अलग आता रहता है कि रबी की फसलों में से कौन सा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इससे। खरीफ की फसलें कौन से हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूँ
सबसे उपयुक्त किस परिस्थितियों में मानी जाती है? ये मैकोरानी गेहूँ, ये एक गेहूँ की एक प्रजाति है जो कि किस परिस्थितियों में ये उपयुक्त मानी जाती है? कौन से में? असिंचित परिस्थितियों में, यानी कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम होती है, वहाँ पे मैकोरानी गेहूँ की जो इसमें उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की आयतों की सूची, ये थोड़ा करंट से रिलेटेड है, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? कौन सा दलहनी फसलों के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? कोबाल्ट। अगर दलहनी फसल लगानी है तो उसमें कोबाल्ट की आवश्यकता ज़्यादा होती है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। इसमें विटामिन 12 में संरक्षण में हेल्प मिलती है। ये प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया। क्वेश्चन भी आता है कि दलहनी फसलों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से आ गया तो ये जनसंख्या अभी इसी को स्किप कर सकते हैं क्योंकि 2001 से रिलेटेड जनसंख्या का पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा तो उसको बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ भी आए थे कि आर जो कि अभी कैंसिल हो गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित कौन कौन से वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये चारों ही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया था? मतलब पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता, जो कि पर्यावरण के इकोसिस्टम की बात कर रहा है कि इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड हो, उसके अनुकूल हो, उसके लिए भारत सरकार ने क्या सोचा है? इको मार्क लगा के कोई भी प्रोडक्ट भी होगा इको मार्क यूज होगा उसमें। नेक्स्ट है, वैश्विक तापमान और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी सर्वाधिक गैस, वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी गैसें हैं? कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से और कैसे रिलीज होती है, मीथेन कैसे रिलीज होते, देखते हैं कि जले हुए पेट्रोलियम पदार्थों से मुक्त, जले हुए पेट्रोलियम पदार्थ, जो भी जला हुआ पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसे क्या है? कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कि और कृषि संस्करण यानी कि कृषि से जो वेस्टेज, जैसे गेहूँ या फिर धान के फसल के टाइम पे धान और गेहूँ को अलग कर दिया जाता है, उसके बाद जो वेस्टेज बचता है उनको जलाया जाता है, उसमें कौन सा चीज़ उत्पन्न होता है? मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड किसमें होगा? औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है। और क्लोरोफ्लोरो जैसे हाइड्रोकार्बन वातावरण अवशोषित कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, CFC, SO2, जल वाष्प, ये सारी क्या है? ये एक ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो लघु तरंगें होती है सौर विकिरण की, वो तो पृथ्वी पे आने तो देती है। लघु तरंगें क्या है? पृथ्वी पर जो विकिरण, जो वेव्स होती है वो आने देती हैं, लेकिन ये वेव्स क्या करती हैं? ये जितनी भी गैसें हैं ये आपस अंदर ही अंदर अपने आप को सोख लेती है और फिर दिक तरंगी विकिरणों को वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती, जिससे कि जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है पृथ्वी को गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्किप कर सकते हैं, 2001 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। किस आधार पे एक नगर जो है नगर यानी कि शहर, जो नगर होते हैं वो हमसे किस वजह से भिन्न होते हैं? एक सामाजिक मूल्य के संदर्भ में, ये सही है, सामाजिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन तरीके के संदर्भ में और आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में इससे अलग होता है। ये ऑल ऑफ दीज सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी वृद्धि सूचक है क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ स्टेटमेंट में बताना है क्या क्या सही है जिसकी वजह से शहर में वृद्धि सूचक माना जाता है। कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो क्या माना जाएगा वृद्धि सूचक? हाँ, शहरों में अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो उस हिसाब से काम भी अच्छा होगा, वहाँ का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो इसलिए उसकी वृद्धि मानी जा सकती है। शहरी केंद्रों की जनसंख्या में वृद्धि भी ठीक है। देशों की कुल जनसंख्या में वृद्धि होगी तब भी शहरीकरण बढ़ेगा। शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि होगी तब भी शहरीकरण वृद्धि सूचक माना जाएगा। दोनों में से सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये विश्व एवं भारत का भूगोल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है, मतलब छोटा नागपुर क्षेत्र है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, किस प्रकार की चीज़ें पदार्थ पाए जाते हैं? कोयले की खोज की गई थी वहाँ पे, कहाँ किस चीज़ की? कोयला। ये सारे इस बात तंत्र है। भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, ये कहाँ कहाँ अवस्थित है बताना है। भिलाई कहाँ स्थित है? भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गा पर, तो ये यहाँ पे गलत दिया है, इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक करेक्ट है। दुर्गापुर
वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? तो रूपपुर वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में और राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इस टाइम तो यहाँ पे इसमें झारखंड, लेकिन ये भी डाटा बदलता रहता है हर साल, तो स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दर्रे से रिलेटेड है। बनिहाल दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर। नाथुला सिक्किम में है। नीति यूके में। सिपला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास के मैदान से रिलेटेड ये है। मध्य एशिया, कोंगो बेसिन, कालाहारी, स्कैंडिनेविया, कौन कौन सी चीज़ वैरायटी कहाँ कहाँ पाई जाती है वो बताना है। इसके बारे में कौन सा सम्मिलित नहीं। मध्य एशिया में अल्पाइन वेजिटेशन नहीं पाया जाता। कोंगो बेसिन में नेगेटिव पाया जाता है, ठीक। कालाहारी बुश्मीन पाई जाते हैं। स्कैंडिनेविया में नॉर्डिक पाया जाता है, भी ठीक। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तेल अन्वेषण यानी कि तेल का उत्खनन अन्वेषण किया किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। भारत में जूट का मुख्य उद्योग केंद्र कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत से ज़्यादा पहले कई बार होता है कि बांग्लादेश था, लेकिन अब इस टाइम पे भारत सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कोचीन कहाँ है? कोचीन बंदरगाह केरला में। कांडला गुजरात। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो इसका आंसर है कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये भी कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये यूएसए में है। कहाँ पे है येलोस्टोन? यूएसए में। येलोस्टोन पार्क कहाँ है? यूएसए में है। यूएसए में कहाँ पड़ता है ये? रॉकी के क्षेत्र में। रॉकी जो यहाँ पे यूकी पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे ओल्ड फेथफुल नामक गीजर स्थित है। कहाँ है? ओल्ड फेथफुल नामक एक गीजर स्थित है। यह गीजर प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है, मीन्स गर्म वाटर निकलता रहता है इसमें। येलोस्टोन में 100 गीजर है, मतलब पार्क में वहाँ पे निकलता रहता है। ऐसे ही कितने गीजर है वहाँ पे? 100 है। इसकी ये विशेषता है। और 4000 गम जल के झरने हैं उस पार्क में। क्या है? 100 गीजर है और 4000 गम जल के झरने हैं, फाउंटेन है। आइसलैंड रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भाग और न्यूजीलैंड का अधिद्वीपीय संसार के वे 3 प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे गर्म जल के झरने और गीजर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो यूएसए का येलोस्टोन पार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, आइसलैंड रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के कुछ भाग और न्यूजीलैंड। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और रॉकी पर्वतीय कुछ भाग, ये तीनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से इसे जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। स्ट्रोम्बोली क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है? ये सिसिली द्वीप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश के समूह में से कौन सा एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? कौन सा बेनिलक्स देश? कौन सा इसमें? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फ्लैग है, इसको छोड़ सकते हैं, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। भूमध्य भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से गुजरती है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? कहाँ पे? दक्षिणी महासागर हिंद। चागोस, मॉरिशस, मालदीव एंड सिकिलीज, ये सारे के सारे ही हिंद महासागर में स्थित है। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्षिणी हिंद महासागर में कौन सा स्थित है? ये है सिकिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट से रिलेटेड है, ये भी हर साल बदलता रहता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति से रिलेटेड है, ये भूटिया, खासी, संताल, टोडा, ये सारी जातियाँ बताने की भारतीय कौन से स्टेट में पाई जाती है? भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूपी में? नहीं, ये यूके यानी कि उत्तराखंड में पाई जाती है। खासी मेघालय में पाई जाती है। घर खासी जनजातियाँ जिन्हें मेघालय में पाई जाती है। संथाल जनजाति झारखंड में, झारखंड, उड़ीसा, ये झारखंड से रिलेटेड जो आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। तमिलनाडु टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पोत विखंडन यार्ड कौन सा है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट है
ये परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रिवर गिवन है, चेनाब रिवर, सतलज, गोदावरी, तापी, दुलहस्ती परियोजना, इंदिरा गांधी नगर। ये किस पे है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं बताना है। दुलहस्ती परियोजना किस पे है, चेनाब नदी पे, ठीक है। इंदिरा सागर, इंदिरा गांधी नगर जो है सतलज पे है। ये नागार्जुन कहाँ पे है, ये कृष्णा, गोदावरी पे नहीं है, नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है। उकाई जो है ताप्ती नदी पे है। हिस्ट्री से फिर आ गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार है, किस अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था। इसमें अध्यक्षता नहीं की थी, फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें क्या था, कोलकाता अधिवेशन 1901 में। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन कौन से के, 1901 के महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी जी द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की गई थी। अपने आप में ये एक अलग सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की गई थी या फिर कहाँ पे की गई थी। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, कहाँ पे, अफ्रीका में। 1907 में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था। कब किया था, 1907 में सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था। और गांधी जी जेल जाने का प्रथम अनुभव किसमें शेयर किया था, 1908 में शेयर किया था। मतलब जी सत्याग्रह शब्द का उपयोग उन्होंने 1908 में, जो प्रथम बार जब जेल गए थे तभी उन्होंने उपयोग किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का संविधान तैयार किया था। नागपुर अधिवेशन को कांग्रेस का संविधान तैयार किया, किसका, ये कांग्रेस का संविधान की बात हो रही है कि गांधी जी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया था प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। और किससे रिलेटेड था, तीन खटिया पद्धति। तीन खटिया पद्धति 3/20 भाग, यानी कि खेती के 3/20 भाग, मतलब कि मिलकर खेती होती थी, इसलिए किसान परेशान हो गए थे। तो 1917 में इसके अनुग्रह पे वहाँ पे गए थे, राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पे महात्मा गांधी जी चंपारण में गए हुए थे। क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। बताना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए गए, कहाँ पे किए हैं। एग्रो पार्क की स्थापना हापुड़ में भी है, लखनऊ में है, बनारस में भी है और सहारनपुर में है, तीनों ही सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई थी आगरा में। प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड है, स्किप करेंगे। ये बताना है, ये गाने से रिलेटेड है कि वहाँ आला गीत किससे रिलेटेड है। आला कहाँ, कौन सा सम्मिलित नहीं है, आला, कजरी, रसिया और बिरहा, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आला महोबा में गाया जाता है, महोबा एक झांसी की तरफ क्षेत्र है, वहाँ पे गाया जाता है। कजरी मिर्ज़ापुर में गाया जाता है, रजिया ब्रज में गाया जाता है, बिरहा कन्नौज में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन कौन कौन से, नहर, तालाब, कुएं और नलकूप। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, कई बार अभी ROR में भी आ चुका है, PCS प्री में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति, ये किसी से रिलेटेड से पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से गरीबी रेखा के नीचे, इसको भी छोड़ दिया जाएगा। ये देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है। ये अभी तक ये क्वेश्चन 4 से लेकर अभी तक घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस, किसके लिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। और कानपुर चमड़े के सामान के लिए फेमस है। सहारनपुर में क्या बनाया जाता है, सहारनपुर में कागज और लुगदी, सहारनपुर और नाजिबाबाद में प्लाईवुड बनाया जाता है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में, कहाँ पे है, इलाहाबाद। ये जनजाति से रिलेटेड कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, इससे रिलेटेड है। यूपी के किसके क्षेत्र में, जिले में पाई जाती है, इसमें सही सम्मिलित बताना है कौन कौन सा है। रुक्सा कहाँ पाए जाते हैं, बिजनौर में, कहाँ पाया जाएगा, बिजनौर में। खरवा, ललितपुर, माहीगिर, बहराइच और थरू बाराबंकी, बताना है। रुक्सा बिजनौर में ही पाई जाती है, कहाँ, बिजनौर में पाई जाएगी। थरू जनजाति गोरखपुर, खरवार, मिर्जापुर, सोनभद्र, माहीगिरी कहाँ पाए जाते हैं, बिजनौर जनपद का नाजिबाबाद क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है, बलिया में। ये क्वेश्चन में रिपीटेड हुआ है, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया क्षेत्र में, कहाँ पे है, बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा समूह धारा, ये भी छोड़ सकते हैं।
लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में पाई जाती है? मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी? यूपी के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाएगी? मिर्ज़ापुर और झांसी में। जलोढ़ मृदा, बुंदेलखंडी मृदा, तराई मिट्टी और ऊसरी मृदा। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। मुख्यतः ये मिट्टी बालू में लाल चट्टानों की टूटने से बनी। कैसे बनी लाल मिट्टी? बालू में लाल चट्टानों के टूटने से बनी है और इसमें चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा कम होती है लाल मिट्टी में। और ये स्थानीय भाषा में लाल मिट्टी को शकर या फिर पड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताना है कि कोयला, ये जो संसाधन है ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? कोयला, बुल्ला पत्थर, सिलिका बालू, यूरेनियम। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोयला कहाँ पाया जाएगा? कोयला पाया जाता है मिर्ज़ापुर का सिंगरौली क्षेत्र। कहाँ पे पाएगा? मिर्ज़ापुर का सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र के निचले हिस्से में, जो कि गोंडवाना का क्षेत्र पड़ता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, वहाँ पाया जाता है। बल्लभ पत्थर कहाँ पाया जाएगा? बल्लभ पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। सिलिका बालू इलाहाबाद में और यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा मुख्य परिस्थिति और संपत्ति कर लगाया जाता है। बिल्कुल सही है, जिला पंचायतों द्वारा ही क्या लगाया जाता है? संपत्ति कर लगाया जाता है। ये रीजन बता रहा है क्या है कि ये एक जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों द्वारा पर लगाया जाता है? नहीं, स्टेटमेंट गलत। तो सभी लोगों पर थोड़ा लगाया, जो कैपेबल होंगे उन पर लगाया जाएगा ना, संपत्ति कर सकते थोड़ा लगाया जा सकता है, तो इसलिए आर गलत है, ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक कौन से? ये भी छोड़ सकते हैं, ये अलग बदलता रहता है डाटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। कहाँ पे है? नरोरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरोरा बुलंदशहर में है। 88 किलोमीटर लंबी नहर है। ये 1978 में निकाली गई थी। इसकी दो शाखा, एक कानपुर शाखा, एक इटावा शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि राज्य है। बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि श्रम उत्पादक सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा है? कृषि में श्रम की लेबर, तो ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की जनगणना से रिलेटेड स्किप करेंगे। नेक्स्ट है कि गेंडे को पुनर्निवास करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दुधवा नेशनल पार्क में। ये भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किसने उद्गम स्थल हिमालय से नहीं होता? किसमें किस नदी का उद्गम जो है हिमालय से नहीं? गोमती, बेतवा, रामगंगा और शारदा, इनमें से किसका नहीं होता? गोमती का नहीं होगा, गोमती नदी का, और रामगंगा का नहीं होगा, बेतवा और शारदा का होगा। देखिए, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पाया जाता है? ये पीलीभीत के जनपद क्षेत्र में दलदली क्षेत्र से निकलती है। कहाँ निकलती है? पीलीभीत में दलदली क्षेत्र से निकलेगी। इस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित है। गाजीपुर में गंगा नदी बहती है। बेतवा नदी भोपाल से निकलकर झांसी और जलौन से गुजरती है, हमीरपुर तक जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्यजीव कौन सा है सबसे बड़ा? ये हस्तिनापुर में। कितने किलोमीटर है? इसकी स्थापना का भी ईयर भी बहुत पूछा जाता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1986 में। ये 2073 किलोमीटर है। ये कहाँ कहाँ फैला है? मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरपुर, 3 जिलों में फैला हुआ। कितने जिलों में? मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरपुर, तीनों वहाँ से है, तो इसे याद कर सकते हैं। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर और रानीपुर वन्यजीव 1977 में हुआ था। 230 स्क्वायर किलोमीटर है। ये गाजियाबाद, बाढ़ और लखीमपुर खीरी में है। चंद्र प्रभा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये अभी 2022 के क्वेश्चन में आया हुआ है, 2022 में PCS प्री में आया हुआ है। एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य
1972 में, चंद्रप्रभा वन्यजीव 1957 में, बनारस में चंद्रप्रभा, और किशनपुर वन्यजीव कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम 2005 सेट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।